हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक और जिसकी हमारी क्लास चल रही है और उसमें हमारी यूनिट जो चल रही है यूनिट थर्ड चल रही है। ओके स्टूडेंट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी से रिलेटेड हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले एक हमारा टॉपिक बच जाता है जो है थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ। ओके, तो थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक के मैंने जीरोथ लॉ के बारे में आपको बताया था, फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था, सेकंड लॉ के बारे में बताया था। अब आता है हमारा थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी। हमारा जो थर्ड लॉ होता है वो किसके बेस पर होता है? एंट्रोपी के बेस पर होता है। और एंट्रोपी के कारण हमारा इसमें मतलब जैसे कि एंट्रोपी मतलब जो थर्ड लॉ होता है वो एंट्रोपी बेस पर होता है। तो हम थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी। द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विल बी जीरो एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो। कहने का मतलब क्या है? जो हमारे एक प्योर सब्सटेंस है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, और उसकी जो एंट्रोपी होती है दैट विल बी जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब जब उसका टेम्परेचर कैसा हो? जीरो हो। और एक बात और ध्यान रखना है कि सराउंडिंग की जो हमारी एंट्रोपी होती है दैट विल बी जीरो। सराउंडिंग की एंट्रोपी भी जो होती है स्टूडेंट, वो कितनी होती है? हमारी जीरो होती है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि हमारा थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है स्टूडेंट हमारा द, यस को लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट it state that the entropy of a pure substance the entropy of a pure substance will be zero at the absolute zero temperature, absolute zero temperature। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक का, इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी। और ये कहता है कि इट स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विल बी जीरो एट द आउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ठीक है, तो हम आप जानते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी होती है दैट विल बी इक्वल्स टू हीट अपॉन टेम्परेचर। अगर मेरे यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो मेरी एंट्रोपी जो होगी स्टूडेंट वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी फॉर ए प्योर सब्सटेंस, फॉर ए प्योर सब्सटेंस। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारी जो एंट्रोपी होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट? जीरो होती है फॉर ए प्योर सब्सटेंस के लिए। फॉर ए प्योर सब्सटेंस के लिए हमारी जो एंट्रोपी होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट? जीरो होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है ये। जीरोथ लो के बारे में डिस्कस किया था कि जीरोथ लो क्या कहता है? इफ ए बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी एंड बॉडी सी इज इन आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए, दिस इज द दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक हमने डिस्कस किया था कि वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी बट वी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट या वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। और हमने सेकंड लॉ में हमने डिस्कस किया था, सेकंड लॉ में हमारे दो स्टेटमेंट दिए थे। फर्स्ट इज कैल्विन स्टेटमेंट, सेकंड इज क्लासियस स्टेटमेंट। तो कैल्विन स्टेटमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन दैट विल बी इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन दैट can be transmit input heat
transmit into total work done without any transfer of the surrounding heat, that is called the Kelvin Planck statement। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अभी तक ऐसा हीट इंजन नहीं बना है जो अपनी पूरी इनपुट एनर्जी को पूरे वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और क्लासेस ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग ए डिवाइस विच ट्रांसमिट हीट फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर, कि अभी तक कोई भी ऐसा अपना सेल्फ एक्टिंग डिवाइस नहीं बना है, कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो स्वयं ही बिगर कार्य करे, मतलब उसको बिगर कार्य दिए ही वो एक लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसमिट कर सके। और लास्ट हमारा आता है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, और थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी। ये किस पे बेस होता है? एंट्रोपी के ऊपर बेस होता है। और it is state that the entropy of the pure substance will be zero at the absolute zero temperature, मतलब absolute zero temperature पर हमारी जो एंट्रोपी होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, that will be जीरो होती है। क्या होती है स्टूडेंट? जीरो होती है। और मैंने आपको बताया था एंट्रोपी डिपेंड ऑन द हीट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरे किसी सिस्टम में हीट का ट्रांसमिशन होता है या हीट का एक्सट्रैक्शन होता है तो वहां पे मेरी जो एंट्रोपी होती है वो वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, या एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या कहलाती है? एक मेजर ऑफ द डिग्रीनेस, मेजर ऑफ द डिग्रीनेस ऑफ द रैंडमनेस या डिस सिमिलर ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया था। ये सब चीजें हमारी इस वाले चैप्टर में हो गई थी। इस वाले चैप्टर में स्टूडेंट ये सब चीजें हमारी हो गई थी। चलो अब डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। जो हमारी एंट्रोपी चेंज हुई है उसको हमको बताना है कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है। ठीक है, ऑफ एयर, एयर की, हवा की, इफ इट इज थ्रोटल, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं? थ्रोटल कर रहे हैं। थ्रोटल करने का मतलब किसी नोजल में से या कन्वर्जेंट में से इसको पास करा रहे हैं, और वहां पे जब इसका इनलेट प्रेशर था डेट इज द 5 बार हो गया था, और लास्ट में उसका 2 बार प्रेशर हो गया था। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कितना था? 5 बार था, और लास्ट में हमारा कितना हो गया? 2 बार हो गया। तो उसका टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस था। तो हम लिख लेते हैं गिवन में हमको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। बात कर लेते हैं गिवन में। तो गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है? P1 दे रखा है, P1 इज द 5 बार, P1 की वैल्यू दे रखी है 5 बार, और P2 की वैल्यू हमको दे रखी है कितना? 2 बार। और यहाँ पे टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है स्टूडेंट? दिस इज द T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस हमने T1 टेम्परेचर इसको मान लिया है। और यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी जो चेंज हुई है उसकी वैल्यू को मुझको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट? बताना है। तो चेंज इन वेलोसिटी मुझको यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो एक क्वेश्चन में हमको दिया होता है कि हमारा जो एयर का स्पेसिफिक हीट दे रखा है एट द कांस्टेंट प्रेशर, उसकी जो वैल्यू दे रखी है 1.004 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट दे रखी है एयर की, और यहाँ पे जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये सब हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम जो एंट्रोपी चेंज हुई है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? S2 माइनस के S1 इक्वल्स टू CP ln T2 अपॉन T1 माइनस के R ln P2 अपॉन P1। ये फॉर्मूला लिखवाया था कल मैंने एक, मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी। कल मैंने आपको डेरिवेशन कराए थे ना फॉर द एंट्रोपी इन द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक। जो थर्मोडायनेमिक के अलग अलग प्रोसेस थे, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक और हमारा एडियाबैटिक। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक। तो तीनों प्रोसेस के बारे में मैंने एंट्रोपी बताया था कि एंट्रोपी वहाँ पे क्या डिपेंड करती है, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमारी जो एंट्रोपी निकल के आई थी, एंट्रोपी डिफरेंस निकल गया था, डेट इज द CP ln T2 अपॉन T1 माइनस के R ln P2 अपॉन P1। ठीक है, तो इन द केस ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, जहाँ पे हमारी स्पेसिफिक हीट जो है एट द कांस्टेंट प्रेशर पर है। और हम बात करते हैं किसकी? S2 अपॉन S1 इक्वल्स टू CV। अगर हमारी स्पेसिफिक हीट किस पे है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो वहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आई थी वो हमारी क्या आई थी? T2 अपॉन T1 और प्लस के R ln
V2/V1। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो इन दो फॉर्मूलों को आपको यूज रखना है, मतलब लगाना है। तो क्वेश्चन में देखो हमको P1 P2 दे रखा है, देयर इज नॉट गिवन ऑफ द V1 V2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, P2/P1 का लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर मेरे यहाँ पे CP आ रहा है तो यहाँ पे P2/P1 आएगा और माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर मेरा वॉल्यूम दे रखा है दैट इज द V2/V1 और यहाँ पे क्या आएगा, CV आएगा और प्लस में और प्लस का आएगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब CP दे रखा है, तो CP में क्या होता है, P2/P1 आएगा। अगर P है तो P2/P1 आएगा और माइनस का चिन्ह आएगा। अगर मेरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, दिस इज द CV, स्पेसिफिक हीट ऑफ एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV आएगा तो V में हमारा क्या, V2/V1 आएगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसको मैं हिंट बता रहा हूँ, एक अब एज्यूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमको क्या ऊपर वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, तो दोनों फॉर्मूले लिख के मैंने आपको बताया था कैसे कैसे इसको यूज करना है, कल हमने इसको डिटरमाइन किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए हमारी जो एंथैल्पी होती है दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो हमारी इक्वल होती है। मैंने आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हमारी जो हीट या वर्क फ्लो करता है, वहाँ पे हमको मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी कहाँ पे कांस्टेंट रहती है। ठीक है, प्रेशर कहाँ कांस्टेंट होता है, कहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कहाँ वर्क और हीट हमारा कांस्टेंट रहता है। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था किसमें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। ओके, तो उसके कंडीशन से जो मैंने आपको बताया था, थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारी जो एंथैल्पी होती है दैट विल बी जीरो होती है। क्या होती है स्टूडेंट, हमारी एंथैल्पी क्या होती है, हमारी जीरो होती है। क्या होती है स्टूडेंट, एंथैल्पी क्या होती है, हमारी जीरो होती है। सॉरी, एंथैल्पी मतलब कांस्टेंट रहती है, जीरो होती है मतलब इक्वल रहती है। क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में हमको पता है कि मैंने आपको बताया था, क्या कल मैंने आपको बताया कि हमारा जो H होता है दैट इज द CPT होता है। क्या होता है, CPT होता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा H होता है वो क्या होता है, हमारा CPT होता है। और हमारा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है, CVT होता है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए थे ना। अगर मेरा एंथैल्पी होगा तो CP होगा, अगर मेरी इंटरनल एनर्जी होगी तो CV होगा। तो उसको ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जब एंथैल्पी डेट विल बी इक्वल्स, तो हम जानते हैं H1 बराबर क्या है, H2 है, और H बराबर क्या है मेरा, CPT1 मान लिया, और इसको मैंने CPT2 मान लिया। क्या मान लिया, CPT2 मान लिया। तो यहाँ पे देखो CP और CP सेम वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर मेरा जो इनलेट पर है वही मेरा मतलब एग्जिट पर होगा। तो टेम्परेचर विल बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जितना मेरा टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 300 केल्विन हो जाएगा। डेट विल बी T1 का टेम्परेचर भी 300 केल्विन है और T2 का टेम्परेचर भी 300 केल्विन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इधर लिख कर इधर कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो S2 माइनस के S1 इक्वल्स टू, देखो टेम्परेचर डेट विल बी इक्वल, टेम्परेचर डेट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल होने से, और यहाँ पे हमारी क्या होगा, देखो टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CPLN, अगर टेम्परेचर मेरा इक्वल है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो LN1 हो जाएगा, माइनस के RLN P2/P1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो LN1 होता है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, log1 की वैल्यू 0 होती है, LN1 की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा माइनस के, R की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.287 मल्टीप्लाई LN P2 की वैल्यू दे रखी है हमको 2/5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, P2 की वैल्यू 2 और हमारी P1 की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करके यहाँ पे आंसर बताएंगे, आंसर कितना आएगा। तो देखेंगे LN ब्रैकेट 2/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल मल्टीप्लाई 0.287 दैट विल बी इक्वल ऑफ द S2 माइनस के S1 इक्वल्स टू, ठीक है, S2 माइनस के S1 इक्वल्स टू
माइनस माइनस की वैल्यू आ रही है 0.2629, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो S2 माइनस के S1 बराबर हो जाएगा हमारा 0.2629। ठीक है, और एंट्रोपी का डिफरेंस है, तो एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, Q अपॉन T होता है, तो डेट इज द किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी कैल्विन, किलोजूल पर केजी कैल्विन होती है, किलोजूल पर केजी कैल्विन होती है। तो देखो क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसको लिखना है, कौन कौन सा मेथड इसमें दे रखा है वो लिखना है, फॉर्मूला लिखने हैं, और बाद में जो आपको आंसर आउटपुट करना होता है, एंथैल्पी निकालनी है, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, हीट निकालनी है, वर्क निकालनी है, कुछ भी अगर वो निकलवा रहा है तो उसका यूनिट भी आपको लिखना होगा, तभी आंसर सही माना जाता है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट अगर मुझको नहीं पता है तो S बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, हीट का क्या होता है किलो जूल पर केजी, और टी का होगा कैल्विन, तो किलो जूल पर केजी कैल्विन इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो आपको एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी कैल्विन, यही आपको ध्यान भी रखना है। ओके स्टूडेंट, चलो इस तरह यहाँ पे हमारा आंसर कितना है 0.2629 हमारी एंट्रोपी डिफरेंस आई है, हमारी एंट्रोपी का डिफरेंस कितना है 0.2629 निकल गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को कंप्रेस कर रहे हैं, वहां पे एयर थी, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 125 किलोपास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ 375 किलोपास्कल। तो वहां पे हम कोई भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस कर रहे हैं किस पे, आइसोथर्मली और रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस भी है और आइसोथर्मल भी है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हीट का नो इंट्रैक्शन होता है, ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है हीट। ठीक है, फिर कह रहा है कि वहां पे जो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका प्रेशर जो था 125 किलो पास्कल से कितना हो गया हमारा 375 किलो पास्कल हो गया, उसका प्रेशर बढ़ गया। कंप्रेस करते हैं तो किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से उसका प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मली प्रोसेस है, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इतना दे रखा है, डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन जो गैस है उसके अंदर कितना चेंज ऑफ एंट्रोपी हुआ है, उसकी वैल्यू को हमको क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो गिवन में देख लेते हैं स्टूडेंट, गिवन में हमको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। गिवन की मैं बात करूं तो गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं P1 की, दिस इज द P1 इक्वल्स टू 125 किलो पास्कल दे रखा है, और P2 की मैं बात करूं तो P2 हमारा दे रखा है 375 किलो पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर में मान लेता हूँ T1 की वैल्यू दे रखी है हमारी 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम चेंज कर लेंगे 27 प्लस 273, तो इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 300 कैल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 कैल्विन। तो T1 की वैल्यू हो गई 300 कैल्विन, और हमको चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू बतानी है, डेल एस की हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, P2 P1 दे रखा है, तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि हमारा जो डेल एस था डेट विल बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, CP ln T2 अपॉन T1 माइनस के R और P2 अपॉन P1, यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमको P2 अपॉन P1 दे रखा है, P2 अपॉन P1 दे रखा है। ठीक है, बट लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे CP और R की वैल्यू क्या होगी उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारा जो इसकी स्पेसिफिक इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होगी एट द कांस्टेंट प्रेशर डेट विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। एयर की तो हमको पता थी कांस्टेंट होती है, बट लेकिन यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू होगी उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं, आर मेरा क्या होगा, आर की वैल्यू हमारी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, गैस कांस्टेंट निकालने ऑफ द ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पे 8.314, और इसको हम इसके मतलब ऑक्सीजन के मतलब 16 दूनी 32 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी आर की, उसको देखेंगे कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 8.314 डिवाइड बाई 32 डेट विल इक्वल्स टू 0.2598, 0.2598। ठीक है, 0.2598 हमारे यहाँ पे आर की वैल्यू है, आर मतलब गैस कांस्टेंट की वैल्यू आई है, और यहाँ पे इसकी चलो यूनिट भी लिख सकते हैं, किलो जूल पर केजी कैल्विन, किलो जूल पर केजी कैल्विन। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, व्हेन द ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। ठीक है, तो प्रोसेस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, प्रोसेस इज आइसो
आइसोथर्मली, प्रोसेस मेरा कैसा आइसोथर्मली है, तो देयर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा, डेट या कांस्टेंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होगी, तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट मेरा टेम्परेचर होगा, ठीक है, कांस्टेंट मेरा टेम्परेचर, तो ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस के आर की वैल्यू कितनी है 0.2598 एलन, P2 की वैल्यू कितना दे रखा है, डेट इज द 375 अपॉन डेट इज द 125, ठीक है, ये वैल्यू हमको दे रखा है। और यहाँ पे हम चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे देखेंगे एलन ब्रैकेट 375 डिवाइड बाय 125 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो यहाँ पे हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2598, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ माइनस के 0.2854 किलो जूल पर केजी कैल्विन, किलो जूल पर केजी कैल्विन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ एंट्रोपी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे इसका हमारा जो ऑक्सीजन की जो हमारी यहाँ पे एंट्रोपी निकल के आएगी, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द ऑक्सीजन गैस दैट विल बी इक्वल्स टू द माइनस 0.2854 किलो जूल पर केजी कैल्विन। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर तुमको यही नहीं पता कि आइसोथर्मल है क्या, अगर तुमको यही नहीं पता होगा कि आइसोथर्मल है क्या, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, T1 T2 का क्या करोगे, कुछ नहीं पता। जब आइसोथर्मल आपको पता है कि प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। अगर ये सारी वैल्यू आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको पढ़ाया था कि हमारा सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस के बारे में बताया था मैंने कि हमारी कौन कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में बताते हैं किसमें क्या क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो सारा हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी है, इन थर्मोडायनेमिक का एक बेसिक है। अगर वो बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आगे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको नहीं पता कि आइसोथर्मल होता क्या है तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखोगे। तो आइसोथर्मल जब आपको पता है कि हमारा सिस्टम आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर भैया कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मान लीजिए उसने टेम्परेचर हमको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आइसोथर्मल में क्या होता है, ना तो हीट का ट्रांसमिशन होता है ना मास का ट्रांसमिशन होता है। जब हीट ना जाएगी ना आएगी तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो ही तो रहेगा या कम हो जाएगा। कम कब होगा, जब हीट का ट्रांसमिशन होगा, लेकिन हीट का ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम है या कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वही उसका सेम होगा। तो T1 T2 का कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं T1 T2 की वैल्यूज को सेम रखूंगा तो यहाँ पे ln1 आ जाएगा, तो ln1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था कि वहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या था, हमारा टेम्परेचर इक्वल था, तो वहाँ पे भी हमने क्या करा, उसको इक्वल रखे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये सब चीजें समझनी होगी। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे हमको भी क्या करना है, चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। साथ के साथ मैं लिख लेता हूँ इसने क्या क्या दे रखा है मुझको, गिवन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, चेंज ऑफ एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करना है। तो डेल एस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। डेल एस का मतलब S2 माइनस S1, चेंज ऑफ एंट्रोपी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एंट्रोपी वैन 0.2 मीटर क्यूब, यहाँ पे दे रखा है इसने वॉल्यूम दे रखा है। अगर मैं मान लेता हूँ V1 की वैल्यू दे रखा है 0.3 मीटर क्यूब, हमको वॉल्यूम दे रखा है ऑफ एयर, एयर का दे रखा है, और प्रेशर दे रखा है P1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बार। 1 बार हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट, प्रेशर दे रखा है। फिर क्या रखा है इसका टेम्परेचर T1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 59.9 डिग्री सेल्सियस, 59.9 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड टू 0.051 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसका जो V2 हो जाता है स्टूडेंट, वो हो जाता है हमारा कितना, 0.051 मीटर क्यूब हमारा यहाँ पे उसका वॉल्यूम हो जाता है जब इसको कंप्रेस करते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ हम जानते हैं PV बराबर 1.29 दे रखा है इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस।
दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, इक्वेशन हमको दे रखा है पीवी की पावर एन, दिस इज द एन। अगर यहाँ पे गामा दिया होता मतलब 1.4 दिया होता तो वहां पे ईयर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है ईयर, और ईयर में हमारा जो गामा की वैल्यू होती है फॉर ईयर के लिए डेट विल बी इक्वल्स टू 1.4। अगर ये वाली वैल्यू इसने 1.4 यहाँ पे दिया होता तो हम मानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। बट लेकिन इसने क्या दे रखा है, पीवी की पावर 1 माइनस के 2n दे रखा है और इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है। दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ने हमको दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। और आगे बात करते हैं, आगे क्या क्या रखा है, टेक आर बराबर, इसने आर की वैल्यू दे रखी है, तो आर बराबर हमारा कितना दे रखा है 0.287 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी केल्विन दे रखा है, ठीक है। एंड एडियाबैटिक इंडेक्स, तो एडियाबैटिक इंडेक्स देख लो, गामा, गामा की वैल्यू दे रखी है 1.4, और ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम, उसको भी हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सीपी सीवी का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस जो दे रखा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस दे रखा है और एडियाबैटिक का इंडेक्स दे रखा है। तो मैंने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपको बताया था कि हमारी जो चेंजिंग ऑफ एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था उसके फॉर्मूले के बारे में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S2 माइनस के S1 इक्वल्स टू S2 माइनस के S1 इक्वल्स टू दैट इज द CV, और CV n माइनस के गामा अपॉन n माइनस के 1, ठीक है, n माइनस के गामा अपॉन n माइनस के 1 ln T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ये वाली वैल्यू हमारी होती है, क्या होती है, ये वाली वैल्यू हमारी स्टूडेंट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर हमको एक दे रखा है, T2 नहीं दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू दे रखी है, CV की वैल्यू, CV की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, CV की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी निकालना पड़ेगा, CV की वैल्यू कितनी होगी इसकी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, T1 की वैल्यू दे रखी है तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें हमको फॉर्मूला तो लगाना है ये वाला, लेकिन ये वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू दे रखी है उन्हीं से निकालेंगे, भाई उन्हीं से तो निकालेंगे। अब चलो देखते हैं उनसे कैसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जानता हूं फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, तो फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए मैं क्या जानता हूं, दैट इज द P1V1 की पावर n इक्वल्स टू P2V2 की पावर n। भाई होता है ये, P1V1 की पावर n इक्वल्स टू P2V2 की पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे P1V1 की वैल्यू दे रखी है, P2 की नहीं दे रखी, V2 की दे रखा है मुझे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, P1V1 V2 की वैल्यू दे रखी है, P1 P2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं स्टूडेंट, यहाँ पे P1, ठीक है, V1 अपॉन V2 की पावर n हो जाएगा और इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा P2 बराबर हो जाएगा, P1 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, P1 की वैल्यू हमको दे रखा है स्टूडेंट 1 बार, और V2 की 0.051 और योर का 0.3, ठीक है। तो इसको वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, P1 की। तो P1 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 1 बार दे रखा है, और यहाँ पे V1 की वैल्यू दे रखी है हमको 0.2, क्या दे रखी है 0.2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 0.501 का हमारा n, ठीक है, 501, अच्छा 0.051 है, 0.051 है और 1.29 है। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमको, V2 की वैल्यू दे रखी है 0.051 और n की वैल्यू दे रखी है 1.29, ठीक है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.29 दे रखी है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके यहाँ पे P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि P2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ठीक है। तो देखेंगे कि 0.2 डिवाइड बाई 0.051 इक्वल, और इसकी पावर की लिखेंगे 1.29, दैट विल बी इक्वल ऑफ 5.8, दैट विल बी इक्वल 5.828, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, पास्कल बार दे रखा है, पास्कल दे रखा है, बार में दे रखा है, ठीक है। तो बार लिखेंगे यहाँ पर, बार हमारा निकल के आया ये। तो P2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 5.8258, ठीक है, मीटर। यहाँ पे हमारा पास्कल सॉरी बार निकल के आ गया, यहाँ पे हमारा P2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम जानते हो फॉर द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन और था, मैंने कल करवाया था, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए,
और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एक मेरा रिलेशन था जो मैंने आपको कल करवाया था, ठीक है, जो मैंने कल करवाया था, क्या था वो, हमारा V2/V1 इक्वल्स टू V2/V1 इक्वल्स टू T1/T2 1/n-1। ध्यान है, कल मैंने ये वाला रिलेशन आपको निकलवाया था, ठीक है, ये वाला रिलेशन में निकलवाया था कि यहाँ पे इसकी n-1 उधर ले गए थे, उसको हमने माइनस करा था, वो हमारा एक रिलेशनशिप निकल के आया था। तो ये कल हमारा रिलेशनशिप निकल के आया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, आपको ध्यान देना, पीछे देख लेना इसको, जो मैंने करवाया था। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, V2/V1 की वैल्यू दे रखी है, तो V2/V1 की वैल्यू कितना दे रखा है, देखो V2 और V1 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे V2 की अगर मैं बात करूँ तो 0.051 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2, ठीक है, ये दे रखी है 0.051, ठीक है, 0.051 0.2। और यहाँ पे टेम्परेचर की मैं बात करूँ, टेम्परेचर हमारा T1 कितना दे रखा है, T1 टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है, डेट इज द 59, तो यहाँ पे लिख देंगे 59.9 प्लस 273, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा ये 59.9 प्लस 273 इक्वल आ गया हमारा 332.9 केल्विन, 332। T1 की वैल्यू निकल गई है 332.9 अपॉन T2, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1/n की वैल्यू कितनी है 1/29 माइनस के 1। ओके, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.051 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल हो जाएगा हमारा 0.255 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे इसकी वैल्यू है 332.9 अपॉन T2, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, तो 1.29 माइनस के 1 इक्वल और 1 डिवाइड बाई आंसर, दैट विल बी 3.44, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.255 अपॉन में हो जाएगा ये 3.44, ओके, इधर हो जाएगा हमारा 332.9 अपॉन T2, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू बताऊंगा, T2 की वैल्यू कितनी आएगी, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 1 को इससे डिवाइड करो, फिर इसके पावर करके इसको वैल्यू रखा दो और इसको इससे डिवाइड कर दो, हमारा क्या वो सॉरी इसको इससे डिवाइड कर दो, हमारे आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 1 को मैंने डिवाइड करा 3.44 से इक्वल हो गया, फिर 0.255 की पावर आंसर इक्वल हो गया हमारा ये वाला, और उसके बाद मैंने क्या करा 332.9 डिवाइड बाई आंसर इक्वल, तो यहाँ पे हमारी T2 का टेम्परेचर आया 495.25, ठीक है, केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 495.25 केल्विन, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, टेम्परेचर निकल के आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CV की वैल्यू निकालने के रह रही है, तो T2 T1 का टेम्परेचर, CV की वैल्यू हमको निकालने के लिए रहे, तो CV की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, CP माइनस के CV होता है, क्या होता है, CP माइनस के CV होता है, ठीक है। और हम जानते हैं गामा बराबर के क्या होता है, CP/CV होता है, गामा बराबर के क्या होता है, CP/CV, तो CP बराबर मेरा क्या हो जाएगा, गामा इंटू CV हो जाएगा, ठीक है, गामा इंटू CV। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R बराबर CP की जगह गामा इंटू CV माइनस के CV, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, R इक्वल्स टू CV मैंने कॉमन ले लिया, तो गामा माइनस के 1 हो जाएगा। R की वैल्यू हमको दे रखी है इन्होंने कांस्टेंट में, R की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, डेट इज द 0.287, डेट इज द 0.287। तो यहाँ पे 0.287 इक्वल्स टू CV, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस के 1, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से CV की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो CV की वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, CV की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, डेट इज द, यहाँ पे करेंगे तो उसको तो 0.287 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1.4 माइनस 1 दैट विल बी 0.7175, दिस इज द वैल्यू ऑफ CV, तो किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी केल्विन, हमारे यहाँ पे क्या निकल गई, वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्रोपी निकालेंगे, तो S2 माइनस S1 बराबर CV की वैल्यू कितने हैं 0.7175, ओके। और यहाँ पे n का वैल्यू हमको दे रखा है 1.29 हमको दे रखा है 1.29 माइनस 1.4 अपॉन 1.29 माइनस के 1,
ये दे रखा है Ln, तो यहाँ पे Ln हो जाएगा। और T2 का टेम्परेचर हमको कितना निकल के आया, दैट इज द 495.25 अपॉन, और यहाँ पे हमारा T1 का टेम्परेचर कितना दे रखा है स्टूडेंट, T1 का टेम्परेचर था हमारा 332.9, 332.9, 332.9, ये हमारा टेम्परेचर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा S2 माइनस S1 की वैल्यू देखो कैसे निकल के आएगी। मैं सीधे सीधे इसको सोल्व कर दूंगा। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, पहले हम पीछे वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे Ln दबाएंगे ब्रैकेट और 495.25 डिवाइड बाय 332.9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, इसकी, चलो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 0.7175। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख दिया 1.29 1.4 अपॉन 1.29 माइनस 1, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है यहाँ पर 0.397। अब सीधे सीधे इसकी वैल्यू कर देंगे, तो वैल्यू क्या करेंगे, पहले इसको माइनस कर देंगे। तो 1.29 माइनस के 1.4 इक्वल डिवाइड बाई ब्रैकेट और 1.29 माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे 0.717175 इक्वल, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.397 इक्वल, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.1, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.1। माइनस में हमारी वैल्यू निकल के आएगी, माइनस में आएगी 0.1080 किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पे जो चेंजिंग ऑफ डिफरेंस आया हमारा एंट्रोपी का, वो हमारा कितना आया, हमारे कितना है स्टूडेंट, माइनस के 1080, ठीक है, किलोजूल पर केजी केल्विन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम भी हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, पीवी एंड टीएस डायग्राम भी हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है, चलो यही बता देता हूँ मैं। ठीक है, ड्रॉ कैसे हमको करना है, ड्रॉ कैसे करना है उसका वैल्यू, उसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा पीवी हो गया, ये टीएस हो गया। तो पीवी की मैं अगर बात करूं, प्रेशर देखो, प्रेशर क्या था मेरा, 1 बार से 1 बार था, निकाला था P2 हमने, P2 हमने निकाला था कितना, 5.8। तो हमारा प्रेशर देखो इंक्रीमेंट कर रहा है, 5 हो गया, 1 से 5 जा रहा है, 1 से क्या जा रहा है स्टूडेंट, 5 जा रहा है, तो प्रेशर विल बी इंक्रीमेंट। तो मान लीजिए मेरा प्रेशर इंक्रीमेंट था, तो कहने में कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन इतना एट द बार, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने में क्या होता है, कंप्रेस करने में हमारा प्रेस वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डायग्राम बनेगा। ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि गैस को हम क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा घट रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है लेकिन प्रेशर की हाइट बढ़ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे पीवी का डायग्राम बनेगा। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, टेम्परेचर मेरा T1 कितना था, डेट इज द 332 था, और T2 मेरा टेम्परेचर कितना निकल के आया था, डेट इज द 492, दैट इज द 492। तो यहाँ पे 4 था या 3 था, मतलब टेम्परेचर भी मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, टेम्परेचर भी मेरा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे एंट्रोपी मेरी क्या करेगी, एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बात बना सकता हूँ, जो मैं टीएस का डायग्राम होगा, टेम्परेचर कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 1 से 2, और एंट्रोपी की हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम इसके बनेंगे, पीवी और टीएस डायग्राम इस क्वेश्चन के यहाँ पे स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ईच ऑफ 3 आइडेंटिकल बॉडीज सेटिस्फाइड द इक्वेशन U बराबर CT वेयर C इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, दैट इज द U। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ईच ऑफ 3 आइडेंटिकल बॉडी, मतलब 3 आइडेंटिकल बॉडी है, मान लीजिए 3 आइडेंटिकल बॉडी है मेरी,
एक आइडेंटिकल बॉडी मेरी हो गई, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तीन आइडेंटिकल बॉडीज हैं, सेटिस्फाइड द इक्वेशन यू बराबर सी टी, इंटरनल एनर्जी दे रखा है यू बराबर सी टी दे रखा है इसने, ठीक है। वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी, ओके आई नो हीट कैपेसिटी है ऑफ ईच ऑफ द बॉडी, तीनों बॉडी की हीट कैपेसिटी है। देयर इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन, मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना 200 केल्विन दे रखा है इसका, और इसका मैं मान लेता हूँ 250 केल्विन, और इसका मान लेता हूँ 540 केल्विन, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ सी बराबर हमारा जो हीट की वैल्यू दे रखा है 8.4 किलो जूल पर केल्विन दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, कितना हमको वर्क करना पड़ेगा दैट कैन बी एक्सर्टेड इन ए प्रोसेस इन विच दीज बॉडी आर ब्रॉट ए फाइनल कॉमन टेम्परेचर, क्योंकि हमको एक फाइनल कॉमन टेम्परेचर तक इनको हीट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, कितना हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो हमको बताना। तो मान लीजिए मेरा कोई फाइनल टेम्परेचर ये हो गया कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका, तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। तीनों बॉडी से हमको इसको हीट दे रहे हैं, और हीट देने से हम मान लीजिए फाइनल बॉडी है ये क्या है, मेरी फाइनल बॉडी है, फाइनल बॉडी, ओके। तो ये फाइनल बॉडी यहाँ पे हमको बताना है कितना हमारा हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमको इसको, हमारे यहाँ पे Q1 हमारी हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे Q2 हो रहा है, और यहाँ पे Q3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको वर्क बताना है, कितना वर्क मुझको करने को मिल रहा है, कितना वर्क मैं यहाँ पे करूंगा उसकी वैल्यू को मुझको बताना है, ठीक है। वर्क वर्क बताना है हमको, वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क मैक्सिमम हमको बताना है, वर्क मैक्सिमम को कितना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, लिख लेते हैं यहाँ पर। वैल्यू दे रखी है हमको, टेम्परेचर दे रखे, तो टेम्परेचर T1 बराबर कितना दे रखा है 200, चलो पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर पीछे देखना पड़ता है बार बार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं T1 का टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, T2 का टेम्परेचर दे रखा है 250 केल्विन, ठीक है, और T3 का टेम्परेचर हमको दे रखा है 540 केल्विन, 540 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमको दे रखी है, किसकी कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है उनके बारे में यहाँ पे हमने लिख लिया, और यहाँ पे हमको सी जो हमारा हीट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 8.4 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन दे रखा है, किलो जूल पर केल्विन, ओके। तो यहाँ पे कोई मास कंसीडर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे किलो जूल पर केजी केल्विन हमने नहीं दे रखा है, मास कंसीडर नहीं कर रखा है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलो जूल पर केजी हो गई, क्या हो गई स्टूडेंट, किलो जूल पर केजी हो गई। अब हम जानते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल, हम जानते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी प्रिंसिपल से हम क्या जानते हैं कि हमारी जो टोटल एंट्रोपी होती है किसकी, यूनिवर्स की, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो होती है, क्या होती है स्टूडेंट, जीरो होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द हमारी जो हमारा एक सिस्टम है उसका एंट्रोपी, प्लस सेकेंड वाले सिस्टम का एंट्रोपी, और प्लस थर्ड वाले सिस्टम का एंट्रोपी, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगी स्टूडेंट, हमारी जीरो होगी। अब यहाँ पे इसने एक हमको रिलेशन दे रखा था कि U बराबर क्या होता है, CT दे रखा है, इंटरनल एनर्जी बराबर क्या दे रखा है, CT दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट, CT दे रखा है, क्या दे रखा है, CT, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बराबर हमको क्या दे रखा है, CT दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारी जो चेंजिंग एंट्रोपी आएगी, जो हमारी चेंजिंग एंट्रोपी थी, हमने कल पढ़ा था कि ClN T2/T1, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, उसमें डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, ΔS1 की जगह ClN, ठीक है, ClN एक फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं नाउ, यहाँ पे एक फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं हम नाउ, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो हमारा फाइनल बॉडी है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं TF, क्या मान लेते हैं, TF, तो TF हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे TF/T1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, TF/T1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TF/T1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, प्लस C TF/T2 प्लस C TF/T3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करूंगा ClN, TF हमारा था टेम्परेचर, और अपॉन T1 का टेम्परेचर कितना था, 200 था, हाँ 200 है, तो 200 प्लस ClN TF कितना हो जाएगा, 250
प्लस सी एल एन हो जाएगा टी एफ अपॉन 540 इक्वस टू जीरो। इक्वस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सी कॉमन ले लेता हूँ तो सी कॉमन लेने पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पर सी कॉमन लेने पे हमको यहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं स्टूडेंट। तो सी, चलो यहाँ लिख देता हूँ, सी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो सी कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा मेरा एल एन टी एफ तो यहाँ पे देखते हैं सी मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ पे मेरा बचा एल एन टी एफ अपॉन 200 प्लस एल एन टी एफ अपॉन 250 प्लस एल एन टी एफ अपॉन 540 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर मैं जीरो में भेजता हूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर जीरो में जाती है तो वो किस में हो जाती है, हमारी ए की पावर में बन जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो यहाँ एल एम प्लस एल एन प्लस एल एन है, तो मतलब कहने का मतलब एल एम प्लस एन या पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, ये इनटू में हो जाते हैं। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कैसी हो जाती है, हमारी इनटू में हो जाती है। कैसी हो जाती है स्टूडेंट, इनटू में। लोग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लोग में वैल्यू आपने पढ़ी होंगी, तो किस में हो जाएंगी, इनटू में हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी मेरा उधर चला जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो सी तो सी मेरा इधर जीरो में चला गया, यहाँ बचा मेरा एल एन, और अंदर बचा इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होकर मेरा क्या होगा टी एफ का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 540, डेट विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल एन उधर चला जाएगा, तो एल एन की हमारे जो एल एन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 540 इक्वल्स टू, जब एल एन इधर जाएगा तो ई की पावर, मतलब ई की पावर यहाँ पे जीरो तो जीरो हो जाएगी, अगर यहाँ दो होता तो ई की पावर दो हो जाता, तीन होता तो ई की पावर तीन हो जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, एल एन मेरा इधर चला गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टी एफ की पावर 3 अपॉन, इसको कल कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करके हमारी कितनी वैल्यू आएगी देखेंगे यहाँ पर, कि 200 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 540 इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 540 इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू निकल के यहाँ पे 27, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 बराबर ई की पावर 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ई की पावर जीरो है, तो किसी की भी पावर अगर हमारी जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, मतलब ई की पावर जीरो है तो 1, एक्स की पावर जीरो है तो 1, अगर हमारी 10 की पावर जीरो है तो 1, किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, ये मैथ में पढ़ रखा होगा, किसी की वैल्यू अगर हमारी जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसकी वैल्यू 1 कर दी, तो यहाँ पे टी एफ की पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, टी एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, तो इसकी पावर को मैं कर देता हूँ 1 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट 300, तो दिस इज द 300 कैल्विन। तो यहाँ पे इसका हम 3 करेंगे तो यहाँ पे टी एफ की वैल्यू कितनी निकल के आई, 300 कैल्विन निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 300 कैल्विन निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या जानते हैं कि हमारी जो मतलब एक हीट जो होती है वो हीट हमारी इक्वल होती है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी और प्लस के हमारा वर्क डन। ठीक है, तो हमारी जो हीट होती है दैट इज द इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन। फॉर, अगर यहाँ पे मैक्सिमम वर्क की मैं बात करूँ, फॉर द मैक्सिमम वर्क, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर मैक्सिमम वर्क, अगर मेरे कोई सिस्टम मैक्सिमम वर्क कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, अगर कोई मेरे सिस्टम ज्यादा वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरा जो हीट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे मेरी जो हीट होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी।
क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम वर्क के लिए हमारा क्या होगा, हीट हमारी जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर मैं हमारा मैक्सिमम यहाँ पे निकालूं वर्क, तो डेट विल बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और इधर जाके माइनस के डी यू हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के यू टू माइनस के यू वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू टू माइनस के यू वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी डब्ल्यू मैक्सिमम, माइनस चिन्ह हट जाएगा तो ये हम चेंज कर देंगे u1 माइनस के u2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u1 माइनस के u2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, u1 माइनस के u2। और हमको दे रखा है क्वेश्चन में u बराबर क्या है, ct, u बराबर क्या है ct। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ct की, तो ct के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। दैट इज द, अगर मैं बात करूंगा w1 मैक्सिमम की, कि हमारा w1 मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज द c। और टेम्परेचर की वैल्यू बात करूं तो टेम्परेचर दिस इज द u1 माइनस के u2। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, u1 माइनस u2 कहने का मतलब जो हमारा TF, हमारा जो u1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। भाई u1 u2 हमारा क्या इनिशियल और फाइनल है ना, तो कहने का मतलब क्या है, ये तो इनिशियल टेम्परेचर हो गया किसी बोर्ड सिस्टम का, ये फाइनल टेम्परेचर जो हमने TF निकाला था। तो यहाँ पे u1 की मैं बात करूँ, T1 मेरा कितना था, तो मैं मान सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ T1 माइनस के TF। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे उधर नहीं आने का है, चलो मैं यहीं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो W1 मैक्सिमम की वैल्यू मैं निकालूंगा, W1 मैक्सिमम बराबर दैट इज द हमारा C, और ये हो जाएगा T1 माइनस के TF, T1 माइनस के TF। C की वैल्यू हमको दे रखी है कितना, 8.4, 8.4। T1 की वैल्यू दे रखी है 200 माइनस, और TF का टेम्परेचर कितना निकल का है, 300 निकल का है। ठीक है, कितना निकल का है, 300, 300 ये निकल के आया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ W1 मैक्सिमम की, कि हमारा जो W1 मैक्सिमम कार्य होगा वो कितने इक्वल होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं W1 मैक्सिमम कार्य की, तो 200 माइनस के 300 इक्वल मल्टीप्लाई 8.4, दैट विल इक्वल माइनस के 840। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 840 किलो जूल। वर्क जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, किलो जूल इतना हो जाएगा। अब हम करते हैं इसकी बात, W2 निकालते हैं, तो W2 T2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे C का 8.4 हो जाएगा, और T2 की वैल्यू कितनी, 250 माइनस के 300। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट, 250 माइनस के 300 इक्वल मल्टीप्लाई 8.4 इक्वल हो गया माइनस के 420 किलो जूल। ठीक है, इसी तरह W3 मैक्सिमम निकालेंगे। W3 मैक्सिमम हमारा कितना होगा, डेट इज द C T3 माइनस के TF, T3 माइनस के TF, तो यहाँ पे 8.4 हो जाएगा। और T3 हमारे को कितना दे रखा था, 540 माइनस के 300, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट, डेट इज द 540 माइनस 300 इक्वल मल्टीप्लाई 8.4 इक्वल दैट इज द 2016 किलो जूल, 2016 किलो जूल। तो इस तरीके से अपने वर्क इनपुट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे नेट वर्क, तो डब्लू नेट निकालेंगे, डब्लू नेट मैक्सिमम, जो हमारा मैक्सिमम वर्क आएगा निकल के वो कितना जाएगा, W1 मैक्सिमम प्लस W2 मैक्सिमम प्लस W3 मैक्सिमम। ओके, तो W1 हमारा कितना आया, डेट इज द माइनस के 840 प्लस माइनस के 420 प्लस 2016। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस के 840 माइनस के 420 प्लस के 2016, डेट विल बी इक्वल्स W नेट वर्क डन जो निकल के आएगा हमारा, वो कितना आएगा, W नेट जो निकल के आएगा वो इक्वल हमारा निकल के आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि 2016 माइनस 840 माइनस 420 इक्वल 756 किलो जूल। तो W नेट हमको कितना पड़ेगा, 756। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरा W नेट निकल के आएगा डेट इज द 756 किलो जूल निकल के आएगा, 756 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, 756 किलो जूल हमारा क्या निकल के आएगा, वर्क निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वर्क निकल के आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे भी हमको देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। डिटरमाइन कर रहा है चेंज ऑफ एंट्रोपी, हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, ए ऑफ एयर कंप्रेस्ड, इसमें एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस दे रखा है, फ्रॉम इतना पास्कल टू इतना मेगा पास्कल।
तो यहाँ पे P1 की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, डेट इज 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल दे रखा है, ठीक है, 10⁵ पास्कल दे रखा है। और यहाँ पे P2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.8 मेगा पास्कल। अब इसको भी हमको पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.8 इंटू 10⁶ पास्कल हो जाएगा ये, ठीक है, 10⁶ पास्कल हो जाएगा। एंड टेम्परेचर दे रखा है, डेट इज द T1 इज इक्वल्स टू 800 केल्विन दे रखा है। और इंडेक्स दे रखा है हमारा 1.2 फॉलोइंग इंडेक्स, तो यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है कितना, 1.2 दे रखा है। और यहाँ पे सीवी की वैल्यू हमको दे रखी है, डेट इज द 0.71 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन हमको वैल्यू दे रखी है। तो ये सारी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आप लोग जानते हो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमको क्या करना होता है, ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमको क्या करना है, तो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आंसर को पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, मास और दे रखा है हमारा, मास दे रखा है, मास की वैल्यू दे रखी है 0.5 केजी, 0.5 केजी दे रखी है, ठीक है, मास की वैल्यू दे रखी है 0.5 केजी दे रखी है। ये सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में वैल्यू देने के लिए पर लेकिन हमको फॉर्मूला पता है, CV n माइनस के गामा अपॉन n माइनस के 1 ln T2 अपॉन T1, लेकिन यहाँ पे T1 दे रखा है, T2 नहीं दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 नहीं दे रखा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं डेट इज द, हम जानते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 1 अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, कल हमने निकाला था, ठीक है, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, सॉरी n माइनस 1 अपॉन n था, n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन n हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू को निकालेंगे, तो T2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेट इज द T1, और यहाँ पे हो जाएगा P2 अपॉन P1 n माइनस 1 अपॉन n। तो यहाँ पे रखेंगे T1 का वैल्यू कितना दे रखा है, डेट इज द 800, 800 दे रखा है। और P2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.8, देखो 0.88 की पावर 6 है, तो मैंने उसको मान लिया 8 इंटू 10 की पावर 5, ओके, कोई दिक्कत नहीं। P1 हमारा है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है। और यहाँ पे हमारा n का वैल्यू दे रखा है 1.2, तो 1.2 माइनस 1 अपॉन 1.2, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना आएगा, इसको फाइंड आउट करेंगे। T2 का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर कितना वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर कितना वैल्यू आएगा, डेट इज द 8। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 को डिवाइड करेंगे हम कितना, 1.013 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, इक्वल हमारा वैल्यू आएगा 6317.8। अब हम क्या करेंगे, इसका पावर भी निकालना है, तो पावर के लिए करेंगे पावर ब्रैकेट 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 1, तो पहले इसको लिख लेते हैं, डेट इज द 6317.86 का पावर हमको इसको निकालना है। तो डेट इज द 1.2 माइनस 1 इक्वल डिवाइड बाई 1.2, डेट इज द 0.1, तो 0.167 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पावर हो गया, तो 6317.86 का पावर आंसर इक्वल हमारा आएगा 4.29। तो 4.29 T1 का टेम्परेचर 4.29, दिस इज द वेरी गलत आंसर है। ये तो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। इसको सही करना होगा, सही करना होगा इसको। हमारा वैल्यू कितना आएगा, तो 1.2 n माइनस 1 है, 1.2 माइनस 1.2 माइनस 1 इक्वल डिवाइड बाई 1.2, 0.167, ठीक है। 8 को डिवाइड करेंगे हम 1.013 इक्वल मल्टीप्लाई 800 इक्वल 6317, ठीक है। इसका पावर करेंगे 0.167, तो डेट इज़ द वैल्यू ऑफ 4.3121। यहाँ हमारी वैल्यू गलत आ रही है भाई, कहाँ गलती हो गई इसमें। T2 का टेम्परेचर निकालना, तो T1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा P2 की वैल्यू 0, मैंने 8 इंटू 10 पर 5 मान ली थी, उसको हमारा ये हो गया था। तो ये हो जाएगा 8 को डिवाइड करेंगे अगर 1.0
13 डेट विल बी इक्वल टू 7.8। ठीक है, 7.8 और मल्टीप्लाई इसमें मैंने किसकी कर दी, अच्छा 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 अच्छा, इसमें गलती हमारी ये हो गई है, पहले इसको सोल्व करेंगे तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा गलती क्या हो गया, पहले इसको सोल्व करेंगे तब मल्टीप्लाई। तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पर पहले इसको सोल्व करेंगे पूरा, ठीक है, तब इसको वो करेंगे। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 1.013, ठीक है, इक्वल, अब यहाँ पे इसकी पावर हमारा कितना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 800 ब्रैकेट में 7.897 की पावर देखो यहाँ पे कितनी आएगी, 1.2 माइनस के 1 डिवाइड बाई 1.2 डेट इज द 0 पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 0.167। अब करना है तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसकी पावर निकालनी है, तो 7.897 का पावर आंसर इक्वल, ठीक है, 1.4111, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, दो डेट विल बी, यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी 1128.93 कैल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 1128.93 कैल्विन निकल के आई है। तो जब हमारी वैल्यू निकल के आ गई है तो यहाँ तो हम सीधा सीधा अपना चेंज ऑफ एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। तो चेंज ऑफ एंथैल्पी हमारी क्या होगी स्टूडेंट, दैट इज द, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, S2 माइनस के S1, S2 माइनस के S1 CV, और ये हो जाएगी हमारी गामा माइनस एन माइन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्रोपी हो जाएगी S2 माइनस के S1 CV n माइनस के गामा अपॉन n माइनस वन, ठीक है, n माइनस के गामा अपॉन n माइनस वन, ln T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, ये हमारी हो जाएगी पॉलीट्रोपिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है CV की वैल्यू हमको दे रखा है, CV की वैल्यू कितना दे रखा है हमारा स्टूडेंट, 0.71। ठीक है, 0.71 क्वेश्चन में दे रखा है 0.71, और यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है 1.2 माइनस, और गामा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1.4 होती है, गामा की वैल्यू 1.4 होती है एयर के लिए, और यहाँ पे 1.2 माइनस के 1 ln, और हमको T2 कितना निकल के आया था 11, T2 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 1128, 1128.93, 1128.93, 1128.93, और T1 का वैल्यू था 800, T1 का वैल्यू कितना है 800 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के हमारी वैल्यू कितनी आएगी देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आएगी हमारी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर वाला तो हो जाएगा ये ln ब्रैकेट 1128.93 डिवाइड बाई 800 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.344। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आई हमारी 0.344, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 344, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.2 माइनस 1.4 इक्वल डिवाइड बाई 1.2 माइनस 1 माइनस के 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.71, डेट विल 0 पॉइंट माइनस के 0.71, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 0.344, डेट इज़ द वैल्यू माइनस के 0.244, दिस इज़ द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हमारी वैल्यू निकल गई हमें किलो जूल। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो यूनिट दे रखा है हमको, यूनिट दे रखा है हमको, किसका यूनिट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखा है, देखो यहाँ पे किलोजूल पर केजी कैल्विन दे रखा है, किलोजूल पर केजी कैल्विन सीवी की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमको मास भी दे रखा है, क्या दे रखा है, मास भी दे रखा है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 10 की पावर 3 से, तो जिससे कि हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से, तो 10 की पावर 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आंसर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के 244.24। तो
तो यहाँ पे किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा, केजी केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी हमारी निकल गई माइनस के 244.24 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी टोटल एंट्रोपी की, तो टोटल एंट्रोपी हमारे क्या होगा, टोटल एंट्रोपी, तो टोटल एंट्रोपी की हम बात करूं कि टोटल एंट्रोपी हमारी क्या होगी स्टूडेंट, टोटल एंट्रोपी जो चेंज होगा वो हमारा क्या होता है, टोटल एंट्रोपी चेंज हमारा क्या होगा, दैट इज द m s2 माइनस के s1, s2 माइनस के s1, ठीक है, s2 माइनस के s1 हो जाएगा, s2 माइनस के s1। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0.5, हमारी m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 0.5, और हमारी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, माइनस के 244.54, 244.54, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा उसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी जो चेंज हुई है उसको हम माइनस में नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव ही लेंगे, जो चेंज हुई है एंट्रोपी उसको माइनस में नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव में लेंगे, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 244.54 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल्स टू 122.27, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एंट्रोपी जो हमारी निकल के आएगी दैट इज द, तो यहाँ पे हमारी देखो किलो जूल पर केल्विन निकल के आएगी, ये ध्यान रखना किलो जूल पर केल्विन, क्योंकि हमने मास पे यहाँ मल्टीप्लाई करते तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा किलो जूल पर केल्विन आएगी। यहाँ पे एंट्रोपी कितनी आएगी हमारी स्टूडेंट, जूल पर केल्विन आएगी, ठीक है, जूल पर केल्विन, ओके। हाँ यहाँ पे इसको कर लेना, यहाँ पे यूनिट इसको कन्वर्ट कर लेना, या इसको सीधे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इसको सीधे ऐसे ही कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको जो क्लोजूल, इसकी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी आई थी वो हमारी क्लोजूल पर केजी केल्विन आएगी, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा तो यहाँ पे जूल पर केल्विन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जूल पर केल्विन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जूल पर केल्विन हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे होगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारी वैल्यू आई थी क्लोजूल, क्लोजूल पर केल्विन, ठीक है, हमारी वैल्यू थी क्लोजूल पर केल्विन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्लोजूल पर केल्विन, केजी केल्विन आई थी, ठीक है। लेकिन मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर दूँ 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू निकल के आएगी, और इसमें मैंने क्या करा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो जूल पर केल्विन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एंट्रोपी निकल के आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, या आप सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एंट्रोपी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में वगैरह में, जो हम उनके सबके हमने प्रैक्टिस कर ली है, और इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे यूनिट थर्ड है वो हमारी फिनिश हो जाती है, और यहाँ पे उसके सारे टॉपिक हमने कवर करे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।